दोस्तों नमस्कार। भारत की अर्थव्यवस्था क्या इस बात की इजाजत देती है कि दुनिया के युद्धरत देशों के बीच वह कहीं पर किसी के साथ खड़ा हो जाए? भारत की इकोनॉमी क्या इतनी मजबूत है कि किसी दुनिया के एक विकसित देश को वो नकार दे, और वह भी ताकतवर देश, जब दुनिया में युद्ध की दिशा में बढ़ रहे हैं या फिर युद्ध की परिस्थितियों के साथ खड़े हैं या फिर कहीं पर युद्ध करने की स्थिति में है? वैसे वक्त में भारत क्या करे? भारत का बैलेंसिंग एक्ट सिर्फ देख रहा है और युद्ध से दूर अपनी मौजूदगी एक विश्व ताकत के तौर पर बना रहा है। क्या बात इससे खामोश हो सकती है? अमेरिका में चुनाव है, 5 नवंबर को मतदान होने हैं, और अमेरिकी चुनाव में लगातार इजराइल का ईरान को लेकर जो रुख है, या फिर उससे पहले फिलिस्तीन और उससे पहले गाजा पट्टी, और इस दौर में लेबनान पर लगातार इजराइल के जो हमले हैं, वह एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस चुनाव में तो सवाल यह भी है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में अमेरिका की भूमिका कितनी सही है, और इतने लंबे वक्त तक अगर यह युद्ध चल रहा है तो क्या अमेरिका सक्षम नहीं है? नाटो देशों के बीच से भी यह सवाल खड़ा होने लगा है कि अगर मंदी की दिशा में उनके अपने देश की परेशानियां हैं, इन्फ्लेशन चरम पर जा रहा है, लोगों के सामने मुश्किल है, यह मुश्किल ब्रिटेन में है, यह मुश्किल जर्मनी में है, यह मुश्किल हंगरी में है, यह मुश्किल एक लिहाज से नाटो के कई देशों में जो भी इस युद्ध की आग को महसूस कर रहा है उसके भीतर है। और यह परिस्थितियां खिसलते खिसकते मिडिल ईस्ट तक आ चुकी है। मिडिल ईस्ट के देश लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि किसी भी हालत में इजराइल ईरान के तेल भंडारों पर हमला नहीं करे, क्योंकि अगर हमला करता है और उसके बाद दुनिया के बाजार में तेल की कीमत नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के देशों को जब यह तय करना पड़ेगा कि वो कहां पर खड़े हैं, तो उनके सामने मुश्किल होगी। और इन सब के बीच चीन भी कंबोडिया के इर्द गिर्द, जो कि एक वक्त में विवादास्पद द्वीप कहे जा सकते हैं, वहां पर अपने युद्धपोतों की मौजूदगी वो करा रहा है। इस दौर में जापान भी सोच रहा है कि नाटो की तर्ज में एशिया में भी कहीं ना कहीं अमेरिका की पहल होनी चाहिए। इस दौर में रूस भी सीधे तौर पर ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात पुतिन की होती है, और उसी वक्त या उससे चंद घंटों पहले बाइडेन की बात, अमेरिकी राष्ट्रपति की बात, इजराइल के नेतान्याहू से होती है। यह उसी दौर का वक्त है जब प्रधानमंत्री मोदी एशियान की बैठक में शामिल होने के लिए देश छोड़ते हैं, और वापस देश लौटने के बीच में यह दुनिया भर के घटनाक्रम है। यहां पर सवाल दुनिया के अलग अलग देशों की कूटनीति या उनकी अपनी अर्थनीति के आश्रय या अपने बाजार को बनाने को लेकर युद्ध की दिशा में झांकने से हटकर आज जिक्र इस बात का जरूरत है कि भारत की अपनी इकोनॉमी, भारत की अपनी बैलेंसिंग एक्ट की परिस्थितियां क्या इस बात की इजाजत भी देती है कि भारत चुन सके कि उसे अमेरिका की टेक्नोलॉजी चाहिए या चीन की टेक्नोलॉजी चाहिए, खास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में? क्या भारत वाकई इस दौर में रूस और अमेरिका के बीच किसी एक को चुनने की स्थिति में है? क्या भारत इस दौर में ईरान और इजराइल के बीच से किसी एक को चुनने की स्थिति में है? क्या भारत के तमाम लोग जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, खास तौर पर मिडिल ईस्ट में उनकी मौजूदगी कहीं ज्यादा है, लेकिन वह विकसित देशों में भी उनकी मौजूदगी है, उनको लेकर भी बहुत सारे सवाल क्या भारत की कूटनीति के रास्ते में खड़े हैं? ये सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन जब किसी देश की कूटनीति सवालों के आश्रय ही चल पड़े तो होगा क्या? प्रधानमंत्री जिस वक्त एशियान की बैठक में थे, उस वक्त इजराइल कब हमला करेगा, और इस दौर में उसने बेरूत पर हमले भी किए। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत बेरूत में हुई भी, और 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। इसी दौर में ईरान के साथ पुतिन की मुलाकात, ईरान के राष्ट्रपति के साथ पुतिन की मुलाकात ने खुले तौर पर यह अंदेशा दुनिया के सामने रख दिया कि ईरान के ऊपर पश्चिमी देशों की पाबंदी है, और रूस के ऊपर भी पश्चिमी देशों की पाबंदी है। रूस तो सस्टेन कर रहा है, कर लेगा, लेकिन ईरान कैसे करेगा? ईरान को एक ताकतवर देश की जरूरत खुले तौर पर है, और पुतिन यह साथ देने को तैयार है, क्योंकि पुतिन उस रणनीति को साध रहे हैं जिसके दायरे में एक लिहाज से कहें तो वह उन देशों को अपने साथ ला सकते हैं जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तमाम इन देशों के साथ भी उनकी अपनी बैठकों का दौर चल रहा है।
लेकिन सवाल आज भारत का है। भारत की कूटनीति बैलेंसिंग एक्ट की दिशा में कहां तक जाएगी? प्रधानमंत्री एशियान की बैठक में थे तो उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अलग अलग जंग का सबसे बुरा असर अगर कहीं पड़ेगा तो ग्लोबल साउथ के देशों में पड़ेगा, और ग्लोबल साउथ का मतलब भारत भी है, और दुनिया में शांति बहाल करना बेहद जरूरी है। और वो खुद कहा प्रधानमंत्री ने, मैं बुद्ध की धरती से आता हूं। जी, गौतम बुद्ध की धरती से आता हूं। हमने हमेशा यही कहा है कि यह जंग का युग नहीं है। और प्रधानमंत्री ने अंदेशा आसियान के देशों के बीच तब दिया जब दुनिया में युद्ध की हलचल अमेरिकी चुनाव और ईरान, रूस और चीन के त्रिकोण के बीच जाकर खड़ी हो चुकी है। हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल इस दौर में भारत की बैलेंसिंग एक्ट की कूटनीति कितनी मायने रखती है, उससे हटकर अगर भारत के भीतर की परिस्थितियों को परखें तो शायद भारत मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा असमान भारत को लेकर चल रहा है। असमानता का मतलब आर्थिक परिस्थितियों के साथ चलना है। लेकिन यहां पर पहली बार भारत की राजनीति में, खास तौर से अगर एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता की मौजूदगी और उनकी इकोनॉमी है, तो दूसरी तरफ ध्यान दीजिए भारत के भीतर कांग्रेस या कहें राहुल गांधी की जिस राजनीति को आगे बढ़ाने की सोच है, वो दरअसल असमानता का दो छोर है। प्रधानमंत्री कॉरपोरेट के आश्रय भारत को विकसित बनाने का सपना दुनिया के सामने परोस रहे हैं। राहुल गांधी इस देश में हाशिए पर पड़े तबकों को एकजुट करते हुए उन्हें मुख्य धारा में लाने की राजनीति साध रहे हैं। इन दोनों के बीच का एक अनूठा सच है कि भारत एक बाजार है। उस बाजार पर नजर दुनिया के उन देशों की है जिन्हें लगता है कि अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए उन्हें भारत के मार्केट की जरूरत पड़ेगी। और भारत के मार्केट की जरूरत तभी पड़ेगी जब भारत की कूटनीति हो या बैलेंसिंग एक्ट हो, या भारत की इकोनॉमी को कॉरपोरेट के जरिए संभालने की जो सोच हो, उसको लगातार बल मिलता चला जाए। यानी भारत का बैलेंसिंग एक्ट रूस को भी मदद करता है, अमेरिका को भी मदद करता है, चीन को भी मदद करता है, ईरान को भी मदद करता है। भारत का बैलेंसिंग एक्ट दुनिया के बाजार से भारत को ज्यादा से ज्यादा हथियार बेचने की दिशा में भी ले जाता है, और भारत अपने तौर पर जिन हथियारों को बना रहा है उसके एक्सपोर्ट की दिशा में भी भारत की इकोनॉमी खड़ी हो जाती है। और यह एक सच है कि इजराइल युद्ध ना करे, अमेरिका इसे चिताता है और अगले क्षण पैकेज भी दे देता है। और अमेरिकी चुनाव में यह सवाल धीरे धीरे बड़ा होते चला जा रहा है, तो क्या अमेरिकी चुनाव से ऐन पहले दुनिया के भीतर बड़ी हलचल जो है वो कहीं ज्यादा तीखी होने वाली है? और उन परिस्थितियों को देखकर भारत को इस दौर में क्या कोई निर्णय लेना है? हम उस दिशा में जाएं उससे पहले हमें लगता है भारत के भीतर की उस राजनीतिक स्थितियों को समझिए जो दुनिया के मानचित्र पर रेंग रही है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के जरिए फोर्ब्स एक लिस्ट जारी करता है और बतलाता है कि दुनिया में रईसों की तादाद कितनी है। इन्हीं सबके बीच जर्मनी दुनिया के भीतर भूखे देशों को लेकर भी एक इंडेक्स जारी करता है। इसी वक्त फोर्ब्स की लिस्ट बतलाती है कि पहली बार भारत में फर्स्ट टाइम इन इंडिया टॉप 100 कॉरपोरेट की नेटवर्थ जो है $1 ट्रिलियन को पार कर गई, यानी 1.1 ट्रिलियन डॉलर, यानी तकरीबन 93 लाख करोड़ रुपए में अगर आप इसे समझें। 93 लाख करोड़ का मतलब है इस देश का बजट का दुगना, उससे भी ज्यादा। इस स्थिति में भारत के टॉप 100 कॉरपोरेट हैं, उसमें लिस्ट में बकायदा नाम आता है कि अंबानी लगभग 10 लाख करोड़, अडानी लगभग 9.75 लाख करोड़। उसके बाद तीसरा नंबर हरियाणा में विधायक बनी सावित्री जिंदल का नाम है जो 3.67 लाख करोड़ की मालकिन है। शिव नडार 3.37 लाख करोड़। पांचवें नंबर पर दिलीप संघवी हैं 2.72 लाख करोड़। उसके बाद राधा कृष्ण धमानी हैं 2.64 लाख करोड़। सुनील मित्तर हैं 2.58 लाख करोड़।
उसके बाद कुमार मंगलम बिरला है 2.58 लाख करोड़, उसके बाद साइरस पूनावाला है 2.05 लाख करोड़ और बजाज फैमिली है 1.96 लाख करोड़। ये टॉप 10 के नाम हमने क्यों पढ़े? इसलिए पढ़े क्योंकि इनकी पूरी नेटवर्थ को जोड़िएगा तो ये तकरीबन भारत के बजट के इर्द गिर्द आकर टिक जाएंगे। 40-42 लाख करोड़ के इर्द गिर्द इनका पूरा नेटवर्थ आता है और टॉप 100 में से 10 में आधा लगभग इन्हीं के हिस्से में है। इनका अपना बिजनेस दुनिया के उन देशों में है जो देश युद्धरत हैं या युद्धरत देशों के साथ जो देश खड़े हैं। और भारत का कॉरपोरेट नहीं चाहता है कि भारत किसी भी दिशा में शामिल हो किसी भी देश के साथ। उसकी कूटनीति, उसकी अपनी बिजनेस की परिस्थितियां बैलेंसिंग एक्ट की दिशा में ले जाती है। दुनिया के कई देशों में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या अफ्रीका हो, वहां पर अडानीज का नाम इस दौर में गूंजता है। वो बांग्लादेश में भी गूंजा, श्रीलंका में भी गूंजा, मालदीव में भी ये बातें निकल कर आती है। लेकिन इन सबसे हटकर दुनिया भर में भारत के कॉरपोरेट्स की मौजूदगी है। विकसित देशों के बैंकों से इन कॉरपोरेट्स ने पैसा बड़ी तादाद में उठाया हुआ है। और कोई एक देश दुनिया को तो चाहिए जहां खपत का माल खपाया जा सके और इकोनॉमी को कंटिन्यूटी में रखा जा सके, क्योंकि ध्यान दीजिए, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से जो तेल भारत उठा रहा था उसको रिफाइन करके यूरोप को ही भेज रहा था, जिस यूरोप ने रशिया पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इस दौर में एनर्जी के क्षेत्र में न्यूक्लियर एनर्जी पर कोई रोकथाम ना हो तो नाटो कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज ने न्यूक्लियर एनर्जी पर रोक लेकर रशिया पर पाबंदी नहीं लगाई है। वो बेरोक टोक जारी है। यह रास्ता एक दूसरा खुला है। क्या इसी तर्ज पर दुनिया की कूटनीति दो बातों को देख रही है? एक तरफ अमेरिका के चुनाव मायने रखते हैं क्योंकि वहां पर ट्रंप की भूमिका राजनीतिक तौर पर रशिया के करीब खड़ा करती है। रशिया के करीब भारत है। प्रधानमंत्री मोदी की करीबी ट्रंप के साथ जितनी रही उतनी डेमोक्रेट्स के साथ नहीं रही, यानी रिपब्लिकन के साथ। और ट्रंप के साथ उनकी यारी रही, जिसका जिक्र कल भी ट्रंप ने अपने भाषण में किया जरूर। लेकिन भारत को न्यूट्रल रहना होगा क्योंकि भारत का एक बाजार है और भारत के भीतर की इकोनॉमी और कॉरपोरेट का जब हम हिस्से को पढ़ रहे हैं तो दो बातें जहन में और रखिए। पिछले 12 महीनों में दुनिया के किसी भी विकसित देश की तुलना में कॉरपोरेट के नेटवर्थ में जितना बड़ा इजाफा भारत के कॉरपोरेट्स का हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ है। 12 महीने में भारत के इन टॉप मोस्ट 100 रईसों या रईस कहिए या कॉरपोरेट कहिए, इनमें 40% का इजाफा हुआ है। 40% का मतलब तकरीबन 26.50 लाख करोड़। यह एक पूरी स्थिति है भारत की इकोनॉमी के उस सच की जिसमें बिजनेस का मुनाफा ऐसा नहीं है किसी प्रोडक्ट के जरिए हो रहा हो, वह शेयर बाजार के जरिए हो रहा है। शेयर बाजार का सेंसेक्स भी एक बरस में 30% तक बढ़ गया। और शेयर बाजार का योगदान इनकी ताकत को बढ़ाने में कितना बड़ा रहा, यह सिर्फ इससे समझ सकते हैं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, उस वक्त इन टॉप 100 कॉरपोरेट का नेटवर्थ 29.03 लाख करोड़ होता था 2014 में। 2024 में यह बढ़ते बढ़ते 93.64 लाख करोड़ हो गया, 3 गुने से ज्यादा। अंबानी साल भर में लगभग 2.3 लाख करोड़ उनका नेटवर्थ बढ़ गया और दुनिया के 13वें नंबर के रईस हैं। मैसेज उनकी रईसी को बताने का नहीं है। मैसेज यह है कि भारत के भीतर की बनती कूटनीति और बैलेंसिंग एक्ट इस दिशा में जा रहा है कि दुनिया के युद्धरत देशों को भारत जैसा देश बाजार के तौर पर चाहिए। भारत इसे अपनी सफलता भी मान सकता है। भारत इसे कूटनीतिक तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने के लिए संजीदा भी हो सकता है कि देखिए हमने इस रूप में इकोनॉमी को डेवलप किया है। लेकिन सच क्या है? इसके ठीक समानांतर भारत भूख से पीड़ित है। भारत हंगर इंडेक्स में पिछले साल भारत 111वें नंबर पर था। इसके पॉइंट होते थे जो हंगर इंडेक्स में जो स्कोर कहा जाता है 28.7, और 127 देशों में भारत 111वें नंबर पर पिछले साल था। इस बार वो 105 नंबर पर आ गया, यानी 6 की छलांग भारत ने लगाई है। अच्छी बात है, भूख कुछ कम हुई है। इस दौर में अनाज तो बट रहा है, आपके भीतर यह सवाल होगा। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि भारत के नीचे आने वाले देशों में अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, पपुनोदुदिया है।
यानी भारत से बेहतरीन स्थिति में नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। ये बताते बताते इस परिस्थिति में आइए कि भारत के भीतर की गरीबी और भूखमरी सिर्फ कैलोरी से नहीं जुड़ी हुई है, लोगों की मौतों से भी जुड़ी हुई है, जो कि सही मायने में डेवलपमेंट की परिस्थिति नहीं आ पाती। और न्यूनतम परिस्थिति को जीते वक्त भारत की राजनीति को अगर कांग्रेस ने जातिगत जनगणना या जाति की राजनीति से जोड़ दिया, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कॉरपोरेट के जरिए विकसित भारत बनाने की सोच को रख दिया। यानी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के साथ राजनीतिक शोषण तो दोनों तरफ से हो रहा है। आप बचेंगे कैसे? लेकिन यहां तो विश्व नीति का सवाल है, और इस विश्व नीति के अक्स तले जो खास तौर से मिडिल ईस्ट के देश हैं, उन्हें यह लगने लगा है कि अगर इजराइल ने सीधा हमला ईरान के उस जगहों पर कर दिया जहां से तेल के भंडार हैं, तो ऐसे में वो क्या करेंगे? तो सऊदी अरब, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात सभी ने अमेरिका पर दबाव बनाने की शुरुआत कर दी। इन सब के बीच लगातार ईरान ने रशिया के साथ खड़े होकर खुले तौर पर यह मैसेज भी दिया, हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी। और रशिया इस मैसेज के साथ खड़ा है कि अगर तेल की जरूरत भारत को है और ईरान को हथियारों की जरूरत है, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों हमारे साथ खड़े हैं या हमारे साथ खड़े हो जाएंगे? इन सब के बीच चीन लगातार ज्यादा से ज्यादा या कहें सबसे ज्यादा तेल ईरान से लगातार ले रहा है, और आर्थिक व्यापार के तौर पर चीन और रशिया के रिश्ते बन चुके हैं। अगर अमेरिका ने दरवाजा बंद किया है तो उसके रिश्ते बन चुके हैं। अब सवाल यह है कि जो टेक्नोलॉजी भारत को चाहिए और जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र दुनिया भर में हो रहा है, वो अमेरिका की तुलना में चीन में ज्यादा सस्ते में उपलब्ध है। भारत क्या करे? अमेरिका के साथ खड़े होता है तो 2-3 लाभ तो भारत को जरूर है। पहला बड़ा लाभ तो डॉलर का है। यूएस डॉलर की एक पहचान पकड़ सब जानते हैं। नाटो कंट्रीज की मौजूदगी एक साथ रहे, इसे भी हर कोई जानता समझता है। मिलिट्री ताकत जो अमेरिका की है वो कितनी बेहतरीन है, इसे भी दुनिया जानती है। तो क्या ये भारत के साथ आकर खड़े हो जाएंगे स्ट्रेटेजिकली? या भारत इस दौर में जब रशिया के साथ पुराने संबंधों को निभाते रहा है, और वो आज से नहीं, दशकों दशक से या कहें इंदिरा गांधी के दौर से, उससे भी पहले, तो क्या उन पारंपरिक रिश्तों को छोड़कर भारत अमेरिका के गुटों के साथ खड़ा हो जाए, या भारत अमेरिका को छोड़कर रशिया के साथ खड़ा हो जाए? भारत इस दौर में इजराइल के निकट आया है तो टेक्नोलॉजी और बाकी हथियारों को लेकर निकट आया है। नेतान्याहू और मोदी के संबंध इस दौर में बहुत प्रगाढ़ हैं, और पारंपरिक तौर से ईरान के साथ, ईरान के राष्ट्रपति का निधन जब दुर्घटना में हो गया था तो भारत ने भी राष्ट्रीय शोक मनाया था, एक दिन तक तिरंगा झुका दिया था। लेकिन सवाल यह नहीं है, मौजूदा सवाल सबसे बड़ा यह है कि भारत की कूटनीति, भारत की विदेश नीति, भारत की उस इकोनॉमी पर टिकी है जिस इकोनॉमी पर कॉरपोरेट ने कब्जा कर लिया। और यही वो सवाल है जहां पर कॉरपोरेट भारत को किसी भी हालत में उन परिस्थितियों से हटाए हुए हैं जो भारत बैलेंसिंग एक्ट के जरिए बार बार इस बात का जिक्र करे कि देखिए ये कोल्ड वार का वक्त नहीं है, जो विदेश मंत्री अलग अलग जगहों पर जिक्र करते और कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी के लिए जो लाभदायक होगा वो हमें चाहिए। दुनिया के बाजार में तेल महंगा हुआ, रशिया ने तेल सस्ता दिया, फायदा कंपनियों को हुआ, कंपनियों के जरिए इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज को हुआ जो सत्ता में थी। राजनीतिक तौर पर उस मुकाम को हासिल करने में बीजेपी सफल भी हो गई, लेकिन भारत की यह कूटनीति यहां के लोगों के लिए कितनी फायदेमंद रही, यह किसी से पूछिएगा तो कहेगा युद्ध से पहले भी तेल की जो कीमतें थी वही थी, युद्ध के बीच में भी तेल की कीमतें वही और आज भी वही है, चाहे इस दौर में 30% से ज्यादा मुनाफा भारत को हुआ। मैसेज क्या है? सबसे बड़ा मैसेज इस दौर में यही हो चला है कि भारत की पूरी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति उस कॉरपोरेट के मुनाफे के इर्द गिर्द तो नहीं घुमड़ रही है, या मुनाफे को बरकरार रखते हुए दुनिया के दूसरे देशों के सामने भारत एक शांति प्रिय देश के तौर पर मौजूद है। और एशियान देशों की बैठक में अगर प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मैं तो बुद्ध की धरती से आता हूं, हम तो महात्मा गांधी के अहिंसावादी रास्तों पर चलते हैं, लेकिन इन सब के बीच इस देश में
कॉरपोरेट का नेटवर्थ का लगातार बढ़ना उस कूटनीति का हिस्सा है जिसमें भारत की इकोनॉमी बढ़े लेकिन चंद हाथों में सिमटी रहे। यह एक पहली बार बनी ऐसी परिस्थिति है जो बतलाती है कि भारत की विदेश नीति में अभी तक विपक्ष यह सवाल खड़ा करता था कि देखिए, प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां पर आर्थिक सौदे हो जाते हैं और देश के कॉरपोरेट और खास तौर से जो कॉरपोरेट मित्र हैं उनका जिक्र हर किसी ने किया, उनके साथ संबंध आर्थिक तौर पर बन जाते हैं, यानी मुनाफा एक खास कंपनी को मिल जाता है। लेकिन यह पहली बार की स्थिति है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान उन्हीं कॉरपोरेट की पूंजी और नेटवर्थ के आश्रय आकर खड़ा हो चला है, जिनकी अलग अलग योजनाएं दुनिया के लगभग 75 देशों में है और लगभग 22 देश ऐसे हैं जो इस युद्ध से प्रभावित परिस्थितियों के बीच आकर अटके हुए हैं। जो 3-4 युद्ध लगातार दिखाई दे रहे हैं, उनसे प्रभावित देशों में इनके अपने प्रोजेक्ट हैं, लेकिन भारत एक शांति प्रिय देश के तौर पर अपने बैलेंसिंग एक्ट के साथ खड़ा है, जिस बैलेंसिंग एक्ट का मतलब उस इकोनॉमी को संभालना है जिस इकोनॉमी को कॉरपोरेट की हथेली में इस दौर में सिमटा दिया गया है। तो क्या वाकई इस देश की कूटनीति भी कॉरपोरेट बना रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।